अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। कॉन्फ्रेंस के कमरे में एक सलीबी अफसर दाखिल हुआ। गर्द से अटा हुआ और थका हुआ था। वो उस फौज के कमांडरों में से था जो रेगिस्तान में चली गई थी और आहिस्ता आहिस्ता करक की तरफ पसपा हो रही थी। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, फौज की हालत अच्छी नहीं। मैं ये तजवीज़ लेके आया हूँ कि करक की तमाम तर फौज के साथ काफी कुमक मिलाकर शोबक पर हमला कर दिया जाए और मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि वो आमने सामने की जंग लड़ें। इस वक्त जंग की कैफियत ये है कि हमारे दस्ते मरकजी कमान के हुक्म के मुताबिक करक की तरफ पीछे हट रहे हैं। मुसलमानों के शबखून मारने वाले दस्ते थोड़ी सी नफरी से रात को उकबी हिस्से पर शबखून मारते और गायब हो जाते हैं। दिन के वक्त उनके तीर अंदाज चंद एक तीर बरसाकर नुकसान करते और गायब हो जाते हैं। वो निशाना घोड़े या ऊंट को बनाते हैं। जिस जानवर को तीर लगता है वो भगदड़ मचाता है। उसे देखकर दूसरे घोड़े और ऊंट भी डरते और बेकाबू हो जाते हैं। हमने रुक कर इधर उधर के दस्ते इकट्ठे किए और जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान आमने सामने नहीं आते। हमारे कुछ दस्तों को उन्होंने सिर्फ इसलिए मारा है कि मुसलमान इन्हें अपनी मर्जी के मैदान में ले जाकर लड़ाते हैं। सिपाह में लड़ने का जज्बा मांद पड़ गया है। जज्बे को बेदार करने के लिए जरूरी है कि एक शदीद जवाबी हमला किया जाए। इस मसले पर बहस शुरू हो गई। सलीबियों के लिए मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि उनकी फौज का बड़ा हिस्सा, जिसे बेहतरीन लड़ाका समझा जाता था, करक से दूर रेगजार में बिखर गया था। सुल्तान अयूबी की चाल कामयाब थी। उसके कमानदार और दस्तों के ओहदेदार उसकी चाल को खुश असलूबी से अमली रंग दे रहे थे। वो पानी पर कब्जा कर लेते थे, बुलंदियों पर पहुंच जाते थे, टीलों के इलाकों में घात लगाते थे और दिन के वक्त अगर हवा तेज हो तो हवा के रुख से हमला करते थे। इससे ये फायदा होता था कि हवा और घोड़ों की उड़ाई हुई रेत सलीबियों की आंखों में पड़ती और उन्हें अंधा करती थी। सुल्तान अयूबी के पास इतनी नफरी नहीं थी कि शोबक को बचा सकता। उसने जंगी फहमो फरासत से काम लिया और सलीबियों पर अपना रोब कायम कर दिया था। शोबक के शुमाल मशरिक में सलीबियों की खासी फौज बेकार बैठी थी। उसे इसलिए वापस नहीं बुलाया जा रहा था कि नूरुद्दीन जंगी सुल्तान अयूबी को कुमक भेज देगा। सलीबी हुक्मरान और कमांडर करक के किले में बैठे हुए पेचोताप खा रहे थे। शोबक में अयूबी को ये मसला परेशान कर रहा था कि सलीबियों ने हमला कर दिया तो वो किस तरह रोकेगा। उसने ईसाइयों के भेस में अपने जासूस करक भिजवा दिए थे ताकि सलीबियों के अजाइम और मंसूबों से आगाह करते रहें। उसने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि उसे महाज की खबरें तेजी से मिल रही थीं। उसने शोबक से और गिरदोनवाह के इलाके से अपनी फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी और हुक्म दिया कि किले में फौरी तौर पर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। सलीबियों के बहुत से घोड़े और ऊंट किले में रह गए थे। बाहर के दस्तों को उसने हुक्म भेज दिया था कि दुश्मन के जानवरों को मारने की बजाय पकड़ें और किले में भेजते रहें। नई भर्ती की ट्रेनिंग के सिलसिले में उसने ये हुक्म जारी किया कि इन्हें शबखून मारने और मुतहर्रिक जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जाए। करक में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें हरमन की इस तजवीज को रद्द कर दिया गया था कि जासूसी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल न किया जाए। अलबत्ता आलिम जासूस को छोड़ दिया गया और उसे ये हुक्म दिया गया कि वो मुसलमानों पर नजरियाती हमला करने के लिए आदमी तैयार करे। उसके बाद ये पूछा गया कि शोबक में कितनी जासूस लड़कियां और मर्द रह गए हैं और लड़कियों को वहां से निकाला जा सकता है। हरमन ने उन्हें बताया कि चंद एक लड़कियां मुसलमानों की कैद में हैं, कुछ निकल आई हैं और कुछ लापता हैं। मर्द जासूसों के मुतालिक उसने बताया कि चंद एक कैद हो गए हैं और बहुत से वही हैं। उन्हें इत्तला भेज दी गई है कि वहीं रहें और अब मुसलमान बनकर अपना काम करें। एक सलीबी हुक्मरान ने कहा कि जो लड़कियां वहां कैद में हैं उन्हें निकालना शायद आसान ना हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लड़कियां वहां ईसाइयों के घरों में रूपोश हो गई हों। उन्हें वहां से निकालना लाजमी है। थोड़ी देर के बहस मुबाहिसे के बाद तय हुआ कि एक ऐसा ग्रोह तैयार किया जाए जो सुल्तान अयूबी के शबखून मारने वाले आदमियों की तरह जान पर खेलना जानता हो। उस ग्रोह का हर एक आदमी ज़हीन और फुर्तीला हो, अरबी या मिस्री जुबान बोल सकता हो। उस ग्रोह को ऐसे मुसलमानों के भेस में शोबक भेजा जाए जिससे पता चले कि करक के ईसाइयों के जुल्म तशद्दुद से भाग कर आए हैं। उन्हें ये काम दिया जाए कि शोबक में रहकर लड़कियों का सुराग लगाएं और उन्हें वहां से निकालें। इस काम के लिए जराइम पेशा आदमी मौजूद रहेंगे जिन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जेलों से निकाल कर फौज में लिया गया है। फौज में पेशावर मुजरिमों को तलाश करो और उन्हें चंद दिन ट्रेनिंग देकर शोबक भेज दो, लेकिन ये ख्याल रखो कि उनमें वही सिपाही हों जो शोबक में रह चुके हों और वहाँ के गली कूचों और लोगों से वाकिफ हैं। यहाँ ये मसला पैदा हुआ कि ये जराइम पेशा आदमी इस खित्ते की जुबान नहीं जानते। इसका ये हल पेश किया गया कि ज्यादातर ऐसे आदमी भेजे जाएं जो वहाँ की जुबान जानते हों। मुतअद्दिद मुअर्रिखीन ने शोबक की फतह को कई एक रंग दिए हैं।
ان میں صاف گو قسم کے مورخین نے جو ولیم آف ٹائر کی طرح عیسائی ہیں صلیبیوں پر کڑی نکتہ چینی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے حکمران خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے مسلمان علاقوں میں جاسوسی، تخریب کاری اور کردار کشی پر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اس سے ان کے اپنے کردار کا پتہ ملتا ہے کہ کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے چند ایک غیر فوجی سربراہوں کو اپنے زیر اثر لے لیا، لیکن ان کے دماغ میں یہ نہ آئی کہ مسلمانوں کی ایک قوم بھی ہے اور ایک فوج بھی ہے۔ کسی قوم اور اس کی فوج کے قومی جذبے کو مارنا آسان کام نہیں ہوتا، اور اس صورت میں جبکہ صلیبیوں نے مسلمانوں کے نہتے قافلے لوٹے تھے، ان کی بچیاں اغوا کی تھی، مفتوحہ علاقوں میں وسیع پیمانے پر آبرو ریزی کی، قتل عام کیا اور مسلمانوں کو بیگار کیمپوں میں ٹھونس کر جانور بنا دیا، مسلمان قوم اور فوج کے جذبے کو مجروح کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں انتقام کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ اسلام کی صفوں میں چند ایک غدار پیدا کر لینے سے اس مذہب کی عظمت کو مجروح نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت جب شوبک پر حملے کی ضرورت تھی اور جب صلاح الدین ایوبی جنگی لحاظ سے کمزور تھا، صلیبیوں نے شوبک سے چند ایک لڑکیوں کو نکال لانے پر توجہ مرکوز کر لی اور اس مہم کے لیے جنبازوں کا گروہ تیار ہونے لگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی جنگی فہم و فراست کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے صلیبیوں پر یہ رعب طاری کر دیا تھا کہ اس نے ان کی فوج کو بکھیر دیا ہے۔ صلیبیوں نے اس تاثر کو قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے اس طرف توجہ نہ دی کہ ایوبی کی اپنی فوج دستہ دستہ ٹولا ٹولا ہو کے بکھر گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سلطان ایوبی اس صورتحال سے کچھ پریشان بھی تھا۔ اس کے مشیر خاص شداد نے اس کی جس پریشانی کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کے دستے صلیبیوں کے تعاقب میں بکھر گئے ہیں۔ اس سے مرکزیت ختم ہو گئی تھی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے دستے ذاتی اور قومی جذبے کے تحت لڑ رہے تھے۔ ایسی مثالیں بھی ملی ہیں کہ بعض مسلمان دستے صحرائی بھول بھلیوں میں بھٹک گئے اور خوراک اور پانی سے محروم رہے، لیکن وہ ہر حال اور ہر کیفیت میں لڑتے رہے۔